एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे आज हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक रिवाइज्ड प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की महत्वपूर्णता से आप पूरी तरह से अवगत होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं। और आपको परफेक्ट बनना है अपनी तैयारियों में। जो आयोग का सिलेबस है उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट हमने प्रिपेयर्ड किया है। यह प्रैक्टिस सेट हमारे उस पेड मेंबर के से भी संबंधित है जिनकी परीक्षाएं हम कंडक्ट कराते हैं, जिनकी परीक्षाएं हमने कंडक्ट कराई थी कल, और वही परीक्षा का प्रैक्टिस सेट हम आपको भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी लाभान्वित हों। यद्यपि इसके लिए हमने उन्हें मैटर प्रोवाइड किया था, लेकिन आपको हम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसके डिटेल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, ये वे सारे प्रश्न हैं जो आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप यानी कि मुद्रा अदला बदली समझौता किया? 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे आपके, नेपाल, इंग्लैंड, श्रीलंका और फ्रांस। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया आपसे, यह पहला प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, श्रीलंका के साथ, जो भारत का दक्षिणी पड़ोसी है, जो पाकिस्तान से अलग होता है। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई 2020 को $400 मिलियन का करेंसी स्वैप यानी मुद्रा अदला बदली का समझौता किया। श्रीलंका इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान बजट में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा। ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश की एक बहुत बड़ी बीमारी है और उससे प्रत्येक वर्ष बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। जैसे हम पोलियो मुक्त हो गए हैं, प्लेग मुक्त हो गए हैं, वैसे ही टीबी मुक्त होने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है और उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है। वह क्या है? वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो हम आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वह है 2025। 2025 तक भारत ने इस लक्ष्य को रखा है अपने बजट में कि भारत को टीबी मुक्त देश घोषित करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से ही अभी हमारी बात चल रही है और अगला प्रश्न उसी श्रृंखला में है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंधों को बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पिछले दिनों किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, हम आपको बता दें, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा किरण मजूमदार शॉ। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंधों को अच्छा बनाने के लिए उनके इस योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने का निर्णय लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह इकोनॉमी से है और इकोनॉमी के करंट से है कि बैंकों के विलय के बाद, बहुत सारे बैंकों के विलय हुए हैं, इससे पहले भी इंदिरा गांधी के समय भी बहुत सारे बैंकों के विलय हुए थे, और इधर जो बैंकों के विलय हुए हैं उनके बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में कुल कितने कमर्शियल बैंक रह गए हैं? तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो यह विलय हुआ है उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ बैंक रह गए हैं वाणिज्यिक बैंक, उनकी संख्या अब 12 हो गई है। इसका बी जो है चौथे का सही जवाब है। और अगला प्रश्न भी समर्पित है करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों, इसी बीच हम आपको एक बात और बता दें कि आपकी तैयारी पूरी तरह से सजगता के साथ आगे बढ़ रही होगी। हमारा जो बैच चल रहा है उसके बारे में हम आपको बार बार बताते रहते हैं और एक बार पुनः बता रहे हैं कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी हो वह और सुरुचिपूर्ण ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से हो सके, आपको मैक्सिमम इसका लाभ मिल सके। आप जीके के लीडिंग रोल को देखते हुए आपको उसमें कोई गलती ना हो, आपका मैक्सिमम सही हो
और आप अराउंड 30 के बीच पहुंच जाएं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उसके सारे डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे। अगर आप इच्छुक होंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने कहा था कि हाल ही में 5वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की? तो इस तरह का शुरुआत करने वाला जो राज्य है भारत का, जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें झारखंड जो है वह इस तरह की योजना शुरू करने वाला राज्य है। ये इसका सही जवाब है। अब आगे हम बढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स प्रश्न उठाएंगे जिससे आपकी रिवीजन की गहराई का पता चल सके। भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 3 राज्यों में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न जो है वह भारत के सामान्य भूगोल से है कि भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जो 3 राज्यों में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, वैसे वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। 7 से 9 तब हो गई जब राज्य 29 से 28 हो गए और जम्मू और कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद राज्य की मान्यता समाप्त कर दी गई और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह 9 हो गई है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, तो हम आपको बता दें पुडुचेरी, जहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था और वह 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में स्थित है। 3 जगहों पर स्थित है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वह पांडिचेरी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह भी बेसिक प्रश्न है। इस संदर्भ में कई बार मैं आपसे बातें कर चुका हूं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ जो प्रश्न है वह है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो भारत की बड़ी ही महत्वपूर्ण रेखा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पर 4 राज्य हमने दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक राज्य से यह नहीं गुजरती है और उसका जो सही जवाब होगा वह होगा मणिपुर, क्योंकि यह मणिपुर से नहीं गुजरती है। यह गुजरात से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से तो गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। तो मणिपुर इसका सही जवाब है। दोस्तों यह बेसिक प्रश्न है, इसको आप बहुत ही संलग्नता के साथ और बहुत ही गहनता के साथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आयोग में जो प्रश्न आता रहा है कि भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को आप बताइए, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर बात हो रही है सुदूर पूर्व बिंदु की, क्योंकि भारत की जो 4 प्रमुख बिंदु हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसके बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं, जबकि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वह जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, जबकि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वह आपका गुहार मोती है, जो गौरा मोती है, जो कि आपका गुजरात में है। और यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वह पूर्वी बिंदु को पूछ रहा है और भारत का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अरुणाचल यानी भारत में जो पहली बार जो सूर्योदय होता है, अरुण जो आता है वह अरुणाचल प्रदेश में आता है और उसी का एक जो जगह है किबिथु इज नॉन एज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इसमें से किसको अलग करता है? तो हम आपको बता दें कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के संदर्भ में हमने अपने वीडियो में सारी बातें बताई थी और उसी के बेस पर हमने बताया था आपसे कि यह रिवीजन टेस्ट मैंने
रखा है अपने उन बच्चों के लिए जो हमारे पेड मेंबर हैं, और वो उन्हीं को लेकर आपके बीच में भी उपस्थित हैं। तो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का एक द्वीप, प्रमुख द्वीप है, उसको मालदीव से जो ये अलग करती है, उसे हम, उस चैनल को हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है जो आपका रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ डैश जोन का निर्माण करता है। अब यहाँ पर यह टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, और कह रहा है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में समीपस्थ जोन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विकास जो है वह उस जोन का निर्माण करता है। विकास इसका सही जवाब है। 11वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात है? GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट जो की बात की जा रही रेशियो की, तो हम आपको बता दें कि तमिलनाडु को, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी को पछाड़ करके सिक्किम प्रथम स्थान पर है ग्रॉस इनरोलमेंट। इसमें जो आपका रेशियो है उसमें सिक्किम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 दैट्स आल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? शोध की विषय निष्ठता को हम यहाँ पर बढ़ाने के लिए जो चारों ऑप्शन दिए हैं, उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वस्तता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, यानी डी जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। मेरी कोशिश रही है कि मैं उन्हीं पैटर्न को फॉलो करूं जो आयोग ने निर्धारित किए हैं और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। सदैव से मेरा यही प्रयास रहा है कि आपको वही मैटर मिलें जो आपके लिए भविष्य में सुविधाजनक भी हों और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हों, और उनको समझाते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। यहाँ पर आप 13वें प्रश्न को देख रहे हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी, क्योंकि दोनों में ही, अनुदेशन एवं शिक्षण दोनों में ही जो परस्पर समानता होती है, उसमें दोनों में पृष्ठपोषण, पुनर्वलन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। यानी कि 13 का जो बी है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की तरफ, और 14वां प्रश्न भी एक तरह से आपका रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात आती है, बहुत सारे लोग शिक्षक दिवस समझ जाते हैं, और इस अवस्था में, इस मैच्योर्ड एज में आपको शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस के अंतर को जानना ही होगा। और हम यहाँ पर उनकी थोड़ी सी बातें स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, जो 5 सितंबर को राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जबकि जो शिक्षा दिवस की बात की गई है इसकी शुरुआत की गई थी 2008 से। यह मौलाना अबुल कलाम जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी के समय जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, और उस समय HRD मिनिस्ट्री नहीं थी, उस समय शिक्षा मंत्रालय था, और जो कि आज भी शिक्षा मंत्रालय हो गया कस्तूरी रंगन समिति के बाद, आप देख रहे हैं। तो अब उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन्हीं को सम्मानित करने के लिए भारत में उन्हीं के जन्म पुण्यतिथि को हमने 2008 से 11 नवंबर को हमने उसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस बिलोंग्स टू सोलर सिस्टम। और जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं तारामंडल की बात की जा रही है, और उसमें जो पैटर्न बोलते हैं, जो सप्तर्षि जो पीढ़ियों से लोगों को मार्ग दिखाता रहा है। आपने हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज इन्हीं सप्तर्षियों के माध्यम से जब समय का भान करते थे, दिशा निर्धारित करते थे, और उसी सप्तर्षि की बात की जा रही है। उन सप्तर्षियों के माध्यम से हम ध्रुव तारे को देखते हैं। जब ध्रुव तारे को देखते हैं तो हमें नॉर्थ दिशा मालूम हो जाती है, और उसके बाद हम अंधेरी रातों में भी
अपनी दिशा तय कर लेते हैं और अपनी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली मूव कर जाते हैं, या फिर समय का भी हम पहचान कर लेते हैं कि कितनी घड़ी रात बीत चुकी है। तो सप्तर्षि इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर और अपने पाथ पर, रोटेशन पथ पर घूमती रहती है। एक जो आपका होता है जिससे दिन रात होता है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, और जो अपने वह ऑर्बिट पे घूमती है, परिभ्रमण जिसको हम बोलते हैं, उससे सीजन बदलते हैं और आपके गर्मी, जाड़ा, बरसात का जो ये आभास होता है वह उसी पृथ्वी के घूमने से होता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। और यह जब स्थिति आती है तो यह होता है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है। यद्यपि उस समय जाड़ा होता है हमारे यहाँ, लेकिन टिल्टेड है पृथ्वी, इस वजह से उस समय जाड़े का मौसम होता है। 3 जनवरी इसका सही जवाब है। आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। 3 जनवरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। और यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि सौरमंडल में एस्टेरॉयड्स जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, वह जो खगोलीय पिंड होते हैं, वह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार आ चुका है। तो हम आपको बता दें कि मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड्स मिलते हैं, यानी बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हम आपको बता दें कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी 2 शब्द हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1869 में। लेकिन प्रश्न यह नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है इकोसिस्टम। तो उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इकोसिस्टम का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था A.G. टॉन्सले ने, और यह किया था 1935 में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, और यह रिलेटेड है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, कि शुरुआत कब से हुई। दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व में पहली बार जो पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था 1972 में, जो आपके स्वीडन के स्टॉकहोम में, और उसके बाद बहुत सारे पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं, लेकिन जो पहला पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था वह हुआ था आपको 1972 में। और उसके बाद से ही 5 जून को निर्धारित किया गया था कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1 साल बाद 1973 से। यहाँ पर एक बात हम और बता दें कि यहाँ पर कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं दोस्तों जो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। किसी किसी जगह पे 1974 भी देता है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के सदैव से दिक्कत रही है। और इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चीज़ें हम बताते हैं उसको भी आप भी अपने स्तर से प्लीज़ वेरीफाई कर लें, जिससे कोई कंट्राडिक्शन न रह जाए। वैसे हमारा प्रयास होता है कि हम पूरी तरह से वेरीफाई करके ही आपको मटेरियल प्रोवाइड करें, लेकिन मानवीय भूल के अंतर्गत कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाते हैं, तो इसको आप भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख अंग, मुख्य आर्गन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि इसका मुख्यालय जो है वह नैरोबी में है, और नैरोबी केन्या जो अफ्रीकन कंट्री है उसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है इनमें सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मैंने बताया था उन्हीं जगहों पे पाई जाएगी जहां जंगल होंगे और बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। नीरी इसको बोलते हैं दोस्तों। यह इसका मुख्यालय नागपुर में है, और इसको मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ, चूँकि यह रिवीजन टेस्ट है और ये आपका रिवीजन हो रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो
प्रश्न है वह कंप्यूटर से है कि निम्नलिखित में से किसने माउस का आविष्कार किया। माउस से आप परिचित होंगी, बिना माउस पर क्लिक किए आज कोई काम नहीं हो रहा है। तो माउस का आविष्कार जो किया था, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें डॉक्टर डगलस इंजेलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, इनमें से किसका आविष्कार भारत के शबीर भाटिया ने किया। शबीर भाटिया एक बड़ा ही फेमस नाम है दोस्तों, और इन्होंने पूरे विश्व को एक चीज़ दिया और उसका क्या नाम था, हॉटमेल। हॉटमेल का जो आविष्कार है वह शबीर भाटिया ने किया था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से है। अक्सर आप जानते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। Charles Babbage is the right answer, but here you see the question is father of modern computer science, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। एलन ट्यूरिंग इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पहली कंपनी जो इंटरनेट उपलब्ध कराई थी भारत में वह है BSNL। अब आप सोच रहे हैं कि यह BSNL क्या है, तो यह BSNL जो है वह विदेशी संचार निगम लिमिटेड, जिस संस्था ने प्रथम बार भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें से किसे मिलियन बग के नाम से भी जाना जाता है। मिलियन बग यानी जब 2000 के समय में जब कंप्यूटर के वर्ड्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि 2020 या 2019 के बाद किस शब्द को रखा जाए, 2001 और 1999 के बाद क्या समायोजित किया जाए, तो एक मिलियन बग की प्रॉब्लम आई थी जिसे हम Y2K प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। तो Y2K यानी B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यह सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे 28वां, जो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि रिवीजन टेस्ट के दौरान हमारे भी कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को जल्दीबाजी में गलत कर दिया था। जब उनका एनालिसिस मैंने किया तो उन्होंने कहा कि सर हम इसको छोटा राज्य तो लगाए, लेकिन उन लोगों ने पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से लगा दिया था जल्दीबाजी में। इसीलिए प्रैक्टिस सेट को दिया जाता है और इस तरह से ही रिवाइज कराया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, और उन लोगों ने इसको लगा दिया था सिक्किम, जबकि सिक्किम पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से है। और इसका जो आंसर होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। तो इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः आपको कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और आपकी, मैंने कई बार कहा है कि राहें आसान हो जाएंगी। आगे आप जैसा उसी समझें। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो हम आपको बता दें, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो मैंने बताया था इससे पहले, जो हमने PDF दिया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व दिशा में 135 किलोमीटर दूर स्थित एक बरेन आइलैंड में है। तो इस तरह से आपका जो B होगा वह सही जवाब होगा। इसके बाद अगला और लास्ट प्रश्न है कि केरल से सटी तटीय सीमा को किस नाम से जानते हैं। हम बता दें कि इस तरह के प्रश्न आयोग में आते रहे हैं, और दोस्तों केरल से जो तटीय सीमा है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जबकि जो कोंकण तट है उसको हम गोवा और महाराष्ट्र की तटीय सीमा को कोंकण तट के नाम से, कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु सीमा को जानते हैं, और आंध्र प्रदेश के तट को हम रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, निरंतर प्रयासरत होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने पॉजिटिव कमेंट से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।